इसके पूर्ववत 3 श्रेणियों में भी, 2 श्रेणियों में भी आपका लेक्चर हुआ है सर, और मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं जब हमारी ऑडियंस आपको सुनती है सर। पूरे भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सर छात्र हैं, कई सारे छात्र आपके भी पढ़ाए हुए हैं, और आपकी गुरुता के लिए भी ये आपका आभार व्यक्त करते रहे हैं। इस समय सर महाराष्ट्र से लेके छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, जितने भी विश्वविद्यालय हैं योग से संबंधित, उन सभी के छात्र जुड़ चुके हैं। करीब 45 लोगों का समूह है सर। कालांतर में ये ग्रुपों में जाएगा, बहुत सारे लोग अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो करीब 200 लोग तो इस पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में आ ही जाएंगे सर। मंच आपका है सर, आपका विषय है, कंटिन्यू करें। जी सर। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? जी सर, जी सर, पूरी तरह से। सबसे मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। उसका कारण मैंने अभी फोन आया था किसी का, मैंने बता दिया था, और अक्सर मैं विलम्ब होता नहीं हूँ, मगर बहुत मजबूरी थी, इसलिए लेट से मैं ज्वाइन कर पाया। एक अच्छी श्रृंखला आप लोग चला रहे हैं, मुझे इस चीज की प्रसन्नता है। और एसकेएम योगा ऑनलाइन और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस विषय के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहा है। इसके लिए मैं सारे आयोजक मंडल को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? जी सर, मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, जी सर, जी ठीक है। सर, बहुत अच्छे सर। अच्छा, साउंड में कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलिएगा, तो सब करें। देखिए, आप लोगों के बीच में 1 घंटा मैं चर्चा करूंगा, और आज के जो चर्चा का विषय है वो योग एंड हॉलिस्टिक हेल्थ है। पोस्टर में योग एंड हॉलिस्टिक हेल्थ ही छप गया है, कोई बात नहीं, मिलता जुलता है। बेसिक आज जो चर्चा मैं करूंगा आपके सामने, योग एंड हॉलिस्टिक हेल्थ के बारे में बातचीत करूंगा। और ये जो एक महत्वपूर्ण संदर्भ है आप लोगों के बीच में चर्चा करने का, योग और समग्र स्वास्थ्य के संदर्भ में, उसके मेरे करीब 14 पॉइंट्स हैं। आप लोग चाहो तो नोट कर लो, फिर मैं चर्चा स्टार्ट करूंगा। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, दूसरा मीनिंग ऑफ योग, तीसरा मीनिंग ऑफ हेल्थ। आप लोग नोट कर रहे हैं क्या? जी सर, लोग नोट कर रहे हैं सर। ठीक है। तीसरा मीनिंग ऑफ हेल्थ, चौथा डायमेंशन ऑफ हेल्थ, और फिर डायमेंशन ऑफ हेल्थ में ABCD करके लिख लीजिए, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। फिर 5वां पॉइंट होगा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग, 6वां ह्यूमन बॉडी, फिर 7वां ह्यूमन लाइफ, 8वां पॉइंट होगा इफेक्ट्स ऑफ आसनास, इफेक्ट्स ऑफ प्राणायाम, इफेक्ट्स ऑफ सत्कर्म, इफेक्ट्स ऑफ बंध, इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन, और अगला पॉइंट होगा योगिक डाइट, और लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो इस तरह से करीब करीब 1 घंटे के अंदर मैं ये 14 पॉइंट्स पे आप लोगों से बातचीत करूंगा। सबसे पहले ये जो चर्चा का मेन संदर्भ है उसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो उस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष विचित्र संभावनाओं का देश है। भारतवर्ष में जहाँ एक और धर्म, अध्यात्म इत्यादि के संदर्भ में गहन विचार विमर्श किया गया है, उसी के साथ साथ मनुष्य का जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसकी प्राप्ति के मार्ग क्या क्या हो सकते हैं, और जीवन को सारगर्भित और
उद्देश्य के लेवल पे संदर्भित बनाने के लिए कौन कौन से मार्ग हैं, इन सारी चीजों पे बहुत ही बृहद स्तर पे भारतवर्ष में चर्चा की गई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतवर्ष ऋषि और कृषि परंपरा का देश है, जहाँ एक तरफ यहाँ पे जीव जगत, माया, ईश्वर, जीवन, उद्देश्य, आत्म कल्याण, मोक्ष इत्यादि के संबंध में बृहद साहित्यों का ऋषि मुनि परंपरा के लोगों ने निर्माण किया। उसी संदर्भ में योग को सामने रखा जाए तो योग का, आप लोग योग के विद्यार्थी हैं, आप लोग समझते हैं योग का जो परम लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। मगर ऋषि परंपरा के लोगों ने ये समझा कि मोक्ष की प्राप्ति अनायास नहीं हो जाएगी, ये आत्म कल्याण अचानक नहीं हो जाएगा या सहज ढंग से नहीं हो जाएगा। तो क्या होता है कि जीवन के जो योग का लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, या जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता को अर्जित करना है, तो उसके लिए सबसे पहला जो बेस बनता है वो आपका स्वास्थ्य बनता है। शरीर स्वस्थ है या ये शरीर अच्छा है जो 5 तत्वों से बना हुआ है, हेल्दी है, तो फिर हम जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम, सबल और प्रवीण हो सकते हैं। ये शरीर यदि ठीक नहीं है, इसमें व्याधि है, तो किसी भी स्तर पे फिर जो जीवन का उद्देश्य है, जो भी आपने डिसाइड किया है, उसको प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए योग में शरीर को किस तरह से ठीक रखा जाए, उसके लिए फिर एक हॉलिस्टिक अप्रोच ऋषि मुनि परंपरा के लोगों ने दिया था। और उसके लिए फिर योग के अंदर जो अलग अलग तरह का जो शारीरिक और मानसिक अभ्यास है, वो शरीर को बेहतर करने का एक बहुत ही उज्जवल और प्रशंसनीय और अनुकरणीय साधन है। तो होलिस्टिक हेल्दी होने का मतलब यह है कि हम अपने आचार, विचार, व्यवहार और आहार को संयमित करके जो इस पंच तत्व से बनी हुई शरीर की जो ओरिजिनल अवधारणा है, उसमें अपने आप को उद्घाटित कर लें। तो मैं समझता हूँ ये होलिस्टिक हेल्थ का संदर्भ आएगा, उसको आगे मैं चर्चा करूंगा। अगला मैंने बताया मीनिंग ऑफ योग। इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है करीब करीब सभी लोग योग के विद्यार्थी होंगे। तो यहाँ देखिए, आप सभी लोग जानते हैं योग का आपको अर्थ नहीं बताना है, छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूँ। योग के 47-48 तरह के स्कूल्स हैं, मतलब जो परंपरागत हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि एक ही विषय के कई अर्थ हैं। तो उस पचड़े में भी नहीं पढ़ना है, मगर ये जरूर चर्चा करना है कि योग भारतीय परंपरा का एक ऐसा महत्वपूर्ण विज्ञान है या ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसके अपनाने से हम अपने आप को होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से अपने आप को विकसित कर सकते हैं और विकासशीलता का जो चरम शिखर है वहां तक पहुंचने में अपने आप की खुद की मदद कर सकते हैं। वो इसलिए कि दुनिया में योग ही एक ऐसा विषय है जो जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करता है, चाहे आपका विद्यार्थी जीवन हो, चाहे गृहस्थ वाला जीवन हो, चाहे किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, आपका शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, आध्यात्मिक पक्ष हो, इंटेलेक्चुअल्स एरिया आपकी हो या इमोशंस की बात हो, योग एक ऐसा विषय है, इस पर ढेर सारे रिसर्च हुए हैं, आपके हर एक पक्ष को प्रभावित करता है। तो मैं जितनी बातें करूंगा, मैंने बताया कि 47-48 तरह के योग के अलग अलग संप्रदाय हैं जो ट्रेडिशनली हैं। अब तो बाहर के लोगों ने योग के तमाम तरह की चीजें बना दी, उसमें कुछ अच्छी भी हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे लिटरेचर से बिल्कुल मेल नहीं खाती, वो भी परंपरा में है, प्रचलन में है। तो हम और आप सभी लोग योग के विद्यार्थी हैं, तो जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारी परंपरा है, उस योग के बारे में सोचें, समझें, जाने तो अच्छा रहेगा।
बेसिकली हम लोग जो जोर देते हैं हठ योग वाली जो अवधारणा है, घेरंड संहिता वाली जो अवधारणा है, या पतंजलि योग दर्शन की अवधारणा, ये तीन चीजें योग के विद्यार्थी और योग के शिक्षक इन सब अवधारणाओं के बारे में, इन सब मान्यताओं के बारे में बात करें तो आप देखोगे कि हठ योग की एक अपनी विस्तृत मान्यता है, उसकी अपनी एक रिकॉग्निशन है। घेरंड संहिता में ढेर सारी चीजें हैं। और उधर पतंजलि योग दर्शन दुनिया का इतना सुंदर साधन है अपने आप को व्यवस्थित करने का, अपने आप को विकसित करने का। मैं समझता हूँ ऐसा कोई साधन नहीं। और पतंजलि योग दर्शन में किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है, किसी प्रकार का कोई कर्म कांड नहीं है। देखिए योग में किसी भी जगह पे कर्म कांड का कोई जगह है ही नहीं। बहुत ही सरल, सहज, निश्चल और अति पवित्रतम मार्ग कोई है तो वो योग का मार्ग है। तो कहने का मतलब ये था कि जो पतंजलि का जो चित्त शुद्धि की जो अवधारणा है बहुत ही बेहतर है। फिर इधर जो हठ योग का जो अभ्यास है, इन सब अभ्यासों में जीवन के उन्नति का मार्ग छुपा हुआ है। तो मैं ढेर सारी परिभाषा नहीं पे जा रहा हूँ, आप सभी लोग योग के विद्यार्थी हैं, चीजें जानते होंगे। तीसरा पॉइंट मैंने दिया था मीनिंग ऑफ हेल्थ। देखिए हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है, या स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं होता है कि जो 5 एलिमेंट से हमारा बना हुआ शरीर है इसमें कोई व्याधि ना हो, या कोई अपंगता ना हो, या कोई डेफिशिएंसी ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने का जो भारतीय अवधारणा है लाखों लाख वर्ष पुरानी है, और उपनिषदिक व्याख्या है, वैदिक व्याख्या है, आयुर्वेदिक व्याख्या है, और फिर योग की व्याख्या है। तो उसका मैं छोटा सा एक निचोड़ निकाल के आपको बताऊं तो योगिक अवधारणा में स्वस्थ होने का मतलब ये होता है, उसमें मैं 3 शब्द आपके सामने रखता हूँ। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। शरीर, मन और आत्मा की सामंजस्यपूर्ण स्थिति ही स्वास्थ्य है। अब ये जो योगिक अवधारणा है इसको एक सामने आप रखो, और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य शब्द है उसकी विवेचना आप करें। तो स्वास्थ्य का मतलब होता है स्व में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपने तत्व के साथ स्थित होना। मॉडर्न अप्रोच क्या बताता है कि ये जो स्थूल शरीर है इसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई डिसऑर्डर्स नहीं है, तो हम स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की जो अवधारणा है बहुत ही उसका गहरा अर्थ है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य का जो इंग्लिश है हेल्थ, इसकी आप विवेचना कर दो तो हेल्थ शब्द है ये होली से बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि पवित्रता पूर्ण जीवन जीना। WHO का जो अप्रोच है, हालांकि WHO ने समय समय पे अपनी डेफिनेशन योग के बारे में, अपना अप्रोच स्वास्थ्य योग में कह गया, स्वास्थ्य के बारे में अपना अप्रोच समय समय पे उसमें चेंज होता रहा है। तो WHO भी अब इस बात को मानता है कि हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर में कोई अपंगता नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हेल्दी होने का, स्वस्थ होने का अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक ढंग से, मानसिक ढंग से, सामाजिक ढंग से और आध्यात्मिक ढंग से वेलबींग की कंडीशन में है, कल्याण जन स्थिति में है। ऐसे ही व्यक्ति या ऐसे ही व्यक्तियों के समूह को जिनके जीवन में ये सब घटनाएं हैं या इस तरह के कॉन्सेप्ट जिनके जीवन से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति ही फिर स्वस्थ हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि योग एक भारतीय दर्शन का एक ऐसा मानक है जो जीवन के हर एक पक्ष को प्रतिपादित करता है, उसको प्रभावित करता है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य है, इसके लिए योग की जो फिजिकल प्रैक्टिस है, अब सभी लोग करते होंगे आसन और प्राणायाम, मुद्रा और तमाम ये बंद। फिर दूसरा योग की जो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं,
वो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने का अच्छा साधन है विदाउट मेडिसिन। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य को के साथ साथ तीसरे नंबर पर मैंने जो सामाजिक स्वास्थ्य की जो अवधारणा दी थी, उसको अच्छा करने के लिए जो महर्षि पतंजलि का जो सोशल कंडक्ट है, सोशल प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को हम बेहतर ढंग से करते हैं तो फिर सामाजिक स्वास्थ्य हमारे जीवन में अवतरित होगा और उस लेवल पे हम विकसित होंगे। चौथा, जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसको अभ्यास करने के लिए हमारे यहाँ धारणा है, ध्यान है, समाधि है। और धारणा, ध्यान और समाधि से पहले भी उसकी पात्रता क्या है, क्या चीजें जो हैं, उनको भी साथ अपने को डील करके फिर स्पिरिचुअल हेल्दी हुआ जा सकता है। तो इस तरह से योग और हेल्थ का बहुत ही गहरा अंतर संबंध है हमारे जीवन के साथ, शारीरिक ढंग से भी, मानसिक ढंग से भी, और सामाजिक ढंग से भी, और आध्यात्मिक ढंग से भी। तो इस तरह से एक स्वास्थ्य का अर्थ मैंने आपके सामने रखा। योग और स्वास्थ्य मेरा बहुत ही पसंदीदा विषय है और मेरा इसमें स्पेशलाइजेशन भी है, तो इसमें मैं लंबा खींच सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मगर मैं खुद को विलम्ब हो गया तो आप लोग बोर ना हो, इसलिए बेसिक चीजें करके हम फिर आगे बढ़े। अगला मैंने पॉइंट दिया था डायमेंशन ऑफ हेल्थ, मतलब जो मैंने अभी स्वास्थ्य को परिभाषित किया, उसके बारे में आपको परिचय कराया। फिर स्वास्थ्य का देखिए 4 पिलर्स हैं, अब तो ढेर सारी चीजें हैं, मगर बेसिक 4 पिलर हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने उसका नाम लिया था शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो एक एक के बारे में छोटे छोटे चर्चा करते हैं। देखिए, फिजिकली हेल्दी होने का मतलब ये होता है कि इस शरीर के अंदर 7-8 तरह के सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन, फला स्किन। तो फिजिकली हेल्दी होने का मानक ये है या पैमाना ये है कि शरीर के अंदर जो अलग अलग सिस्टम है उनकी फंक्शनिंग नॉर्मल रहे, स्वाभाविक रहे। साथ ही साथ जो अलग अलग सिस्टम है शरीर के अंदर, उनका काम तो अच्छा रहे, साथ ही साथ शरीर के अंदर जो सिस्टम है उनके काम का एक दूसरे के साथ, एक दूसरे सिस्टम के साथ परस्पर प्रॉपर उसका कोऑर्डिनेशन बना रहे। साथ ही साथ इस पंचभूतात्मक शरीर में, इस 5 एलिमेंट से बने हुए शरीर में किसी प्रकार की असहजता अनुभव ना हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, किसी प्रकार को कोई इन्फेक्शन ना हो, संक्रमण ना हो। और शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, शरीर की स्वस्थता के आधार पे जो शरीर के वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, मस्तिष्क है, पैंक्रियाज है, फेफड़ा है, लंग्स है, ये बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं और निरंतर बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं, जिससे दैनिक जीवन में हमें किसी प्रकार की कोई असहज होने का अनुभव नहीं हो रहा है या असहज होने की कोई स्थिति पैदा नहीं हो रही। साथ ही साथ इस शरीर के अंदर प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो रहा है, प्रॉपर रेस्पिरेशन हो रहा है, प्रॉपर एक्सप्रेशन हो रहा है। तो जाता है कि हमारा स्थूल शरीर है, जो तत्वों से बना, फिर ये हेल्दी। साथ ही साथ इस बात को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का जो मूल मानक है, जैसा भी मैंने बताया कि प्रॉपर रेस्पिरेशन हो, मतलब प्रॉपर पाचन, प्रॉपर श्वसन, प्रॉपर निष्कासन और प्रॉपर पोषण होता रहे। और साथ ही साथ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के साथ साथ जो
मोटा मोटा आप समझो मेटाबॉलिज्म से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो प्रॉपर होती रहे, और शरीर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो, वो टाइम टू टाइम शरीर से एलिमिनेट होता है। फिर इस तरह के शरीर को बोला जाता है कि ये व्यक्ति शारीरिक ढंग से फिजिकली हेल्दी है। दूसरा मैंने पॉइंट बताया था मेंटल हेल्थ। योग के मान्यताओं को सामने रखते हुए मेंटल हेल्थ की अप्रोच की बात करें, या उसका मैं आप लोगों को परिचय कराना चाहूँ, तो मानसिक स्तर पे आदमी स्वस्थ है या मानसिक उसकी दशाएं ठीक है, उसका सबसे महत्वपूर्ण साधन ये होता है कि व्यक्ति विशेष प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों में किस तरह से अपने आप को समायोजित कर पाता है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य वो दशा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति पूरी संवेदना के साथ, एम्पैथी के साथ अपने जीवन में पैदा होने वाली परिस्थितियों के साथ समायोजन करके जीवन व्यतीत करता है। वैसा जीवन ही मानसिक स्वास्थ्य का द्योतक है। मतलब परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट, हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव, खुशी, कभी गम, कभी दुख, कभी बहुत ज्यादा दुख, कभी बहुत ज्यादा सुखी, कभी बहुत ज्यादा आनंद। तो इन सब परिस्थितियों के साथ आदमी अपनी मानसिक स्तर पे विकसित होके अपने को सम अवस्था में रखता है या रखने में सक्षम हो पाता है। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि फला मानसिक ढंग से स्वस्थ है। इसके साथ ही साथ मानसिक स्तर पे हमारे कोई विकार न हो, जैसे स्ट्रेस न हो, डिप्रेशन न हो। यहाँ स्ट्रेस से मतलब डिस्ट्रेस से है। देखिए, आदमी मनुष्य यदि है तो उसे स्ट्रेस होना लाजमी होता है और स्ट्रेस होना भी चाहिए। स्ट्रेस, एक लेवल का स्ट्रेस हमें अपने काम को करने के लिए उत्प्रेरित करता है, स्टिमुलेट्स करता है। मगर स्ट्रेस जब डिस्ट्रेस में बदल जाता है, जिससे हम फिर बाद बीमार होने लगते हैं, फिर वो स्ट्रेस घातक है। तो आदमी के अंदर डिस्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, हेलुसिनेशन नहीं है, फोबिया नहीं है, मानसिक ढंग से मानसिक शांति के साथ हम जी रहे हैं, फिर ऐसा व्यक्ति मानसिक ढंग से स्वस्थ माना जाता है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? कोई एक आदमी बोलो। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग ये सारे बच्चे सर, बिल्कुल हम लोग आज आपका 52वां लेक्चर है सर, और 52 लेक्चर से ये सभी लोग अनवरत बने रहते हैं। 45 लोगों ने सर ज्वाइन किया था, अभी तक 45 बने हुए हैं। चलिए, अच्छा अच्छा। आगे भी यदि अच्छा इंटरेस्ट होगा तो मैं तमाम चीजें आगे बताऊंगा आप लोगों है को, सर, प्लीज मतलब अगले प्लीज सर। लेक्चर में। जी सर जी। तो इस तरह से एक मानसिक स्वास्थ्य की जो अवधारणा है, और जो योग के रेफरेंस में जो अवधारणा है, मैंने आपके सामने उद्घाटित किया। अगली अवधारणा मैंने बताई थी सामाजिक स्वास्थ्य। देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो व्यक्ति सामाजिक ढंग से सही नहीं है या समाज के साथ उसका एडजस्टमेंट नहीं होता है, तो मैं ये मानता हूं कि वो भी व्यक्ति बीमार है। आदमी क्या समझता है कि शरीर में कोई बीमारी हो गई तो उसको डॉक्टर को दिखाओ, बीमार हो गया फला। या मानसिक ढंग से, मानसिक बीमारियों का भी हमारे देश में इलाज लोग नहीं करते। किसी को गुस्सा आता है, या कोई बहुत ज्यादा ज्वेलस रहता है, या किसी के अंदर बिल्कुल प्रसन्नता ही नहीं रहती, लोग इसको बीमारी नहीं समझते, बहुत समय बाद में समझते हैं। उसी तरह से सामाजिक ढंग से भी आदमी बीमार हो सकता है और बीमार होता है। इसका मैं पैमाना आपको बताता हूँ। सामाजिक ढंग से हेल्दी होने का मतलब ये होता है कि हमारे परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे हैं,
तो हम फिर सामाजिक ढंग से स्वस्थ हैं। हमारे इष्ट इष्ट मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ संबंध अच्छे हैं तो हम सामाजिक ढंग से स्वस्थ हैं। जिस हम सोसाइटी में रहते हैं या जिस समाज में रहते हैं, उसकी आसपास की परिस्थितियों के साथ या सामाजिक अवधारणाओं के साथ हम किस स्तर पे अपने आप को बेहतर ढंग से समायोजित करके चलते हैं, प्लस हमारे काम की, काम या कहने का मतलब हमारे अच्छे काम की समाज में किस तरह से उसकी एस्टेब्लिशमेंट है और उसकी रिपुटेशन है। यदि अच्छी रिपुटेशन है, अच्छे कर्म के आधार पे फिर हम सामाजिक ढंग से स्वस्थ हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसका अपने परिवार के सदस्यों से बनता ही नहीं, मित्रों से बनता नहीं, जिस ऑफिस में या जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में काम करता है आदमी, वहाँ पे उसका अपने सहकर्मियों से बनती नहीं या सोसाइटी में बनती नहीं, परिवार के लोगों से बनती नहीं, तो फिर ऐसा व्यक्ति सामाजिक ढंग से बीमार है। और देखिए, व्यक्ति जो होता है समाज की छोटी इकाई होता है। व्यक्ति समाज की छोटी इकाई होता है। हम जो चीज करेंगे उसका प्रभाव समाज पे पड़ता है, सोसाइटी पे पड़ता है, और सोसाइटी के जो फंक्शनिंग का जो रिफ्लेक्शन है उसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। इसलिए सामाजिक ढंग से हेल्दी होने का मतलब यह है कि व्यक्ति विशेष को सामाजिक अधिकारों से पहले सामाजिक कर्तव्यों की बात करना चाहिए। समाज से हम ढेर सारी चीजें लेते हैं, समाज से हम तमाम तरह की चीजें सीखते हैं। समाज का इसलिए हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे जीवन पे समाज का पड़ता है। तो फिर समाज के प्रति हमें एक समर्पण भाव से अपने आप को इस्टेब्लिश करके समाज और अपना अंतर संबंध बेहतर बनाए रखना चाहिए, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, छोटी इकाई के विकास के लिए, बड़ी यूनिट के विकास के लिए। फिर ये जो सामाजिक सौहार्द वाली भावना है या जो सामाजिक सद्भाव वाली भावना है, उसको जीवन में उतारना और परिलक्षित करना आवश्यक होता है। यदि समाज की अच्छे संबंधों की जो मान्यता हमारे जीवन में आ जाए और उसके हिसाब से हम आचरण करने के आदी हो जाएं, तो फिर बहुत ही अच्छे लेवल पे हमारे जीवन में सामाजिक स्वास्थ्य का अवतरण होने लगेगा। अगला मैंने डायमेंशन हेल्थ का बताया था, स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक ढंग से स्वस्थ होने का मतलब ये होता है कि हमारा जीवन सत्य के साथ कितना है। एक फार्मूला मैं बताता हूँ, और ढेर सारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ के संबंध में जो लिटरेचर है, आप 1000 पेज पढ़ लीजिए, उसका निचोड़ ये निकलेगा कि हमारा जीवन यदि सत्य के साथ है या हमारे जीवन में सत्य कितना है, वही डिसाइड करता है कि हम स्पिरिचुअली हेल्दी हैं या नहीं है। और सत्य का आचरण या सत्य का अभ्यास हमारे जीवन में होने लगेगा, तो फिर हमारे अंदर इम्पैथी की भावना आ जाएगी, सिंपैथी की भावना आ जाएगी। इम्पैथी का मतलब ये होता है कि परानुभूति, एक दूसरे को जानने की, समझने की शक्ति, और फिर उधर सिंपैथी, संवेदना। ये जो दो मानवीय गुण हैं जीवन के साथ जुड़ जाएंगे यदि सत्य का आचरण हमारे साथ है, तो फिर धीरे धीरे जो ह्यूमन वैल्यू है, जैसे इथिकल वैल्यू है, फिर स्पिरिचुअल वैल्यू है, या व्यक्ति के जो वास्तविक
तत्व है, उसको विकसित करने का जो आधार है वो मानवीय मूल्य है, दया है, सहिष्णुता है, संवेदना है, परानुभूति है, सत्य का आचरण है, अहिंसक होना जरूरी है और प्रत्याहार की भावना होनी चाहिए। मोटा मोटा जो पतंजलि का जो यम नियम है वो आपके जीवन में धीरे धीरे उद्घाटित हो रहा है। तो आप समझो स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ आप धीरे धीरे अग्रसित हो रहे हैं। जाहिर है कि 100% सत्य का आचरण सबके बस की बात नहीं है। फिर भी मेरा ये मानना है कि हम 100% नहीं कर सकते, मगर 20%, 25%, 30% तो सभी लोग कर सकते हैं। तो सत्य का आचरण, अहिंसा का आचरण, संतोष का आचरण, सोच का कॉन्सेप्ट अपने जीवन में उतारना, मतलब यम नियम के जो 10 बिंदु हैं, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी धारिता के अनुसार जीवन में अपनाना और उसके साथ आचरण करना, यही होता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। हम लोग आध्यात्मिक होने का मतलब ये समझ लेते हैं कि जो व्यक्ति डेली मंदिर जा रहा है वो फिर आध्यात्मिक ढंग से स्वस्थ है, या कोई आदमी साल में 5 बार 6 बार वैष्णो माता के दर्शन करने जा रहा है, या फला तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, या मंदिर का निर्माण करा रहा है, या भंडारा करा रहा है, इसको हम लोग आध्यात्मिक बोलते हैं। ये सब अध्यात्म नहीं होता। जाहिर है किसी देवस्थान पे आप जाएं, किसी मंदिर में जाएं या किसी भी देवस्थान में जाएं, तो नो डाउट हमें बेहतर बनने के लिए या ईश्वरीय गुण को प्राप्त करने के लिए एक मोटिवेशन वहां से जरूर मिलता है, मगर हम फिर वहीं रुक जाते हैं। उसके आगे फिर स्पिरिचुअल हेल्थ है, या उसके आगे फिर अध्यात्म है। मान लो कोई आदमी बहुत पूजा पाठ करता है, सुबह भी करता है, दोपहर में करता है, कहीं जॉब करता है, वहां भी टेबल में भगवान की फोटो लगा रखी है, अपने चेयर के पीछे फोटो लगा रखी है, सामने लगा रखी है। जब आदमी ऑफिस में आता है तो सब भगवान का प्रणाम करता है, जाते वक्त प्रणाम करता है, मगर दिन भर यदि वो घुसखोरी करता है दफ्तर में, तो फिर वो आध्यात्मिक ढंग से बीमार व्यक्ति है। इसलिए कहा गया है योग में कि आध्यात्मिक ढंग से स्वस्थ होने का मतलब ये होता है कि आपका आचरण सत्यपूर्ण कितना है, सत्य आपके जीवन में कितना घटित होता है, वो तय करता है कि आदमी स्पिरिचुअली कितना हेल्दी है या जीवन में उसके अध्यात्म कितना है। तो इस तरह से योग के बेस पे, योग के संबंध में या उसके संदर्भ के साथ मैंने आपको आध्यात्मिक स्वास्थ्य की एक मान्यता को आपके सामने मैंने रखा। 5वां मैंने पॉइंट बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग। योग के अनुसार हेल्दी लिविंग का मतलब ये होता है कि आप आचार, विचार, व्यवहार और आहार के आधार पर कितना समुन्नत अवस्था में है। आपका आचार, विचार और व्यवहार अच्छा है, अनुकूल है, तो ये पैमाना या स्टैंडर्ड या मानक होता है कि हमारे जीवन में हेल्दी लिविंग कितनी। हेल्दी लिविंग का मतलब ये नहीं रहे कि बहुत ही महंगा हम कपड़े पहनते हैं, बहुत ही बड़ी गाड़ी में हम चलते हैं, या फला फला फला। हम लोग इसको ही समझते हैं कि ये अच्छी हेल्दी लिविंग है। मैं समझता हूँ कि ये हेल्दी लिविंग नहीं है, ये तो आपको तमाम तरह की 21st सेंचुरी के बीमारियों की तरफ ले जाने वाली लिविंग है। हेल्दी लिविंग का मतलब यह है कि आप आचरण से बढ़िया हो, सोच और समझ के आधार पर बढ़िया हो, आसपास की परिस्थितियों के साथ आपकी प्रतिकूलता हो, समायोजन हो,
आचार विचार और व्यवहार आपका ठीक है, आपके जीवन में सत्य है, अहिंसा है, ईश्वर से डर नहीं है मगर ईश्वर के प्रति सम्मान और डेडिकेशन है, वो फिर है हेल्दी लिविंग। बड़े घरों में रहना, बड़े घर में रह के आप क्या कर लोगे? मैं तमाम लोगों को जानता हूँ कि लोग करोड़ों, कई 100 करोड़ के मकान में रहते हैं, उनके घर में सब कुछ सेट है, टीवी सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, फलाना ठिकाना फला फला फला, सब चीजें सेट है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, हर चीज सेट है, मगर उसमें रहने वाला अपसेट है। तो हम तो समझते हैं वो बड़ा घर में रहता है, बड़ी कार में चलता है, बहुत महंगा चीजें यूज करता है, फला फला फला। तो ये हेल्दी लिविंग नहीं है, उससे व्यक्तिगत बात करो, 50 तरह की गोलियां रोज खाता है, और सोने के लिए गोली खानी है, फिर फला चीज के लिए गोली खानी है, खाना खा लिया उसको पचाने के लिए गोली खानी है, और डॉक्टर ने कह दिया है कि तुमको डायबिटीज है, तो जैसे 5 किलोमीटर पैदल टहलना है, और फिर डॉक्टर ने कह दिया कि ये जो आपका 20-25 लाख का बिस्तर है उसको साइड में रखिए, एक तख्त लाइए और पतली उस पर चादर बिछाइए, पतली तकिया रखिए और सोइए, नहीं तो आपके गर्दन में दर्द बना रहेगा। तो बड़े घरों में रहना, मैं किसी का उपहास नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं एक हेल्दी लिविंग की विवेचना कर रहा हूँ। योग ये कहता है कि आप साधारण ढंग से रहिए, अपने अंदर सत्य का आचरण करिए, तो आप दुनिया के बहुत बड़े धनी आदमी हैं, दुनिया के बहुत बड़े संपन्न आदमी हैं। देखिए हेल्दी लिविंग का योग कहता है कि एक बहुत बड़ा आधार है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, मतलब आपके अंदर संतोष आना चाहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये मैं कहने के पीछे मैं नहीं कह रहा हूँ जो आपको मिल गया उससे संतोष कर लो, नहीं। जो आपको प्राप्त है उसी को पर्याप्त मानिए, मतलब एक संतोष की भावना ले आइए, और संतोष की भावना रहेगी तो उसी हिसाब से हेल्दी वे में हमारे कर्म भी होते रहेंगे, तो फिर और भी ढेर सारी उपलब्धियां जीवन के साथ जुड़ती जाएगी, और जीवन के साथ उपलब्धियां जुड़ती जाएं, सफलता जुड़ती जाए, तो क्या होता है, फिर आदमी को संतुष्टि मिलती है लाइफ में, और संतुष्टि मिलती है तो उससे क्या होता है, आनंद का अनुभव होता है, और आनंद का अनुभव हो तो हम मानसिक ढंग से भी ठीक रहेंगे, शारीरिक ढंग से भी ठीक रहेंगे, और स्पिरिचुअली तो ठीक रहेंगे। तो ये जो योग की अवधारणा है बेसिक, ये हेल्दी लिविंग यही चीज है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट मैंने दिया था ह्यूमन बॉडी, ये मनुष्य का शरीर। देखिए मनुष्य के शरीर के संबंध में जो योग की अवधारणा है वो ये कहती है कि दुनिया का सबसे कोई बेहतर क्रिएशन है तो ये मनुष्य का शरीर है। मनुष्य का शरीर दुनिया के बेहतर निर्माण में से एक है, और इस मनुष्य के शरीर में ही सत्य के उद्घाटन की ढेर सारी प्रयोगशाला है। योग कहता है इस मनुष्य के शरीर में सत्य के उद्घाटन की प्रयोगशाला है। आम आदमी समझता है कि साहब शरीर का मतलब हो गया 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसमें ब्लड है, लिम्फ है, ग्लैंड्स है, हार्ट है, लंग्स है, आते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये वो हड्डियां, फीमर, रेडियस, अल्ना, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, टिबिया, फिबुला, फिर ज्वाइंट्स, साइनोवियल ज्वाइंट्स, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स और फाइब्रस ज्वाइंट्स। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्किन में डर्मिस, एपिडर्मिस, मसल्स में वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल, कार्डियक मसल, फला फला सेल है, कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं,
ये सब चीज ठीक है, मगर योग ये कहता है कि शरीर में प्रचंड चेतना का प्रवाह है, जिससे मैंने जितनी चीजों के नाम लिया उसमें चैतन्यता आती है, उसमें जीवन आता है, जिससे ये शरीर चलायमान होता है। और दूसरी चीज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मनुष्य का शरीर आप देखिए कितना यूनिक है, रोटी खाओ और खून बनता है, ऐसी कोई मशीन आपने देखी? कितना यूनिक क्रिएशन है। डाइजेस्टिव सिस्टम उसका एक बेहतरीन तरह का काम है, रेस्पिरेशन वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका एक बेहतरीन तरह का काम है। मगर ये जो भी मैंने बेहतरीन शब्द इस्तेमाल किया है, जो सिस्टम वाइज जो काम है, वो तब तक बेहतर नहीं हो पाएगा जब तक मनुष्य के अंदर जो चैतन्यता है या जो चेतना है, और आगे जाके बात करें तो आत्मा न हो, तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। हमारी उपनिषदिक व्याख्या में शरीर में चक्र हैं, मगर मॉडर्न अप्रोच में कोई चक्र की अवधारणा नहीं है। मगर चूंकि हमारे यहाँ इन सब चीजों की मान्यता है, इसलिए हम लोग उन चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं, और चक्रों का जागरण करके इस पंचभूतात्मक शरीर को या पंचकोशीय साधना करके, सभी लोग आप लोग जानते होंगे अन्नमय और प्राणमय 5 तरह का है, उसकी साधना करके इस शरीर की पात्रता को और ज्यादा हम विकसित कर सकते हैं आध्यात्मिक मार्ग के लिए या अन्य भी किसी साधनात्मक मार्ग के लिए। तो जीवन के हर एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमारा ये शरीर है वो साधन बनता है। इसलिए योग के ऋषि मुनि परंपरा के लोगों ने सबसे पहले शरीर को साधने का प्रावधान रखा, शरीर को हेल्दी बनाने का प्रावधान रखा। जैसे मान लो मिश्रा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनको मेडिटेशन करना है या कोई भी अभ्यास करना है, 4 घंटे 5 घंटे करना है, तो हमारा चाहे इनका शरीर ठीक रहेगा तभी तो हम कर पाएंगे। नहीं तो हम आधा घंटा बैठे कमर में दर्द होने लगा तो कैसे मेडिटेशन कर पाएंगे या कोई भी साधना कैसे कर पाएंगे। इसलिए ऋषि मुनि परंपरा के लोग बहुत ही बड़े वैज्ञानिकों के भी वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने बेस बनाया कि शरीर को सबसे पहले बेहतर रखो, इस शरीर को सरल, सहज, स्वस्थ, समृद्ध पहले बनाइए, फिर यहीं से रास्ता खुलेगा, आप किस तरह से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। बेस बनता है शरीर। तो इस तरह से इस शरीर का मैंने आपको छोटा सा, ढेर सारी चीजें हैं इसमें, तो उसको मैं छोड़ता हूँ, आपके सामने एक चित्र मैंने रखा है। अगला मैंने पॉइंट दिया था ह्यूमन लाइफ। देखिए योग ये कहता है कि योग और वेद, आयुर्वेद, या आप मोटा मोटा मान लो एक अम्ब्रेला में बना देता हूँ, भारतीय मान्यता जीवन के संबंध में ये पक्ष प्रतिपादित करती है कि ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। साथ ही साथ मनुष्य शरीर में आना या मनुष्य जीवन मिलना सौभाग्य की बात है, मगर सबके जीवन का ईश्वर ने, मतलब मनुष्य जीवन में आने, मनुष्य योनि में आने का मतलब एक इसका लक्ष्य है, जो भारतीय अवधारणा बताती है। बाहर के देशों में तो ऐसा नहीं है, लोग 6 दिन कमाते हैं, 7वें दिन सब उड़ाते हैं, मौज मस्ती। और उनके यहाँ तो ये जो मटेरियलिस्टिक जीवन है, ये जो भौतिक जीवन है, वहीं तक उनका जीवन या उनकी सोच है। सभी लोग नहीं, मगर ज्यादा से ज्यादा लोग। अपने यहाँ क्या है कि इस जीवन में भी बेहतर ढंग से हमको जीना है, बेहतर ढंग से काम करना है, ईश्वरीय गुणों के साथ हमको जुड़े रहना है। साथ ही साथ ह्यूमन लाइफ के बारे में जो भारतीय दर्शन है या भारतीय जो चिंतन है या मनन है, वो तो कहता है कि इस जीवन के बाद भी तमाम तरह की चीजें हैं। आप अच्छा कर्म करोगे तो ये होगा, बुरा कर्म करोगे तो ये होगा, है ना। एक संचित कर्म है, पूर्वार्ध कर्म है, तमाम तरह के कर्म है। इसलिए इस लाइफ में अच्छे कर्म के साथ
अच्छे धर्म के साथ, अच्छे मर्म के साथ अपने लाइफ को लीड करना चाहिए और उद्देश्य पूर्ण ढंग से जीवन जीने का लगातार प्रयत्न करना चाहिए। उसी जीवन को बोला जाता है कि वो सफलतापूर्ण जीवन है। इसलिए इस जीवन की समृद्धता के लिए, समग्रता के लिए, सर्वांगीणता के लिए, फिर अच्छे विचार के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, जो ईश्वरीय तत्व है उसको समाहित करते हुए, जो ईश्वर के गुण है वही ईश्वरीय तत्व है। देखिए, ये जो भारतीय सोच में या योग में ये कहा जाता है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, मतलब एक ईश्वर का एक अंश ही तो हमारे अंदर है। तो इस तरह का हम जीवन जिए या इस तरह की लाइफ हम लीड करें कि जो ईश्वरीय तत्व है वो हमारे जीवन में लगातार सर्वांगीण ढंग से विकसित, पुष्पित और पल्लवित होता रहे और हमेशा उसके चांस बने रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ईश्वरीय तत्व को अपने अंदर धारित कर लेना ये तो जीवन का लक्ष्य है। एक तरह से यही तो आत्म कल्याण है, यही तो मोक्ष है। तो इस तरह से जीवन के संबंध में एक हमारी अवधारणा हो गई। कहने का मतलब ये जो संसार है इसके आगे भी भारतीय अवधारणा में इस जीवन के साथ मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। तो जो हम संसार में रह रहे हैं वो तो बेहतर करें ही, उसी के बेस पे फिर आगे की जो अवधारणाएं हैं जीवन से संबंधित वो भी प्रतिपादित होती हैं। तो फिर उनका भी संरक्षण, सुरक्षा, संरक्षा, प्रतिपालन और पालन करना आवश्यक होता है। अगला मैंने पॉइंट बताया था इफेक्ट्स ऑफ आसनास। आसन का अर्थ सभी लोग जानते हो आप लोग, उसके बारे में मुझे कुछ बताना नहीं है। और विशेषकर जो हठ योग के जो आसन है या घिरण संहिता के जो आसन है, इनके अभ्यास की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है और आसनों के अभ्यास से जबरदस्त तरह से शरीर प्रभावित होता है। तो इसलिए मैंने अगला पॉइंट ये रखा था कि आसनों का, ब्रीफली मैं बताता हूँ, आसनों का शरीर पे इफेक्ट किस तरह से पड़ता है ये जानना जरूरी है। बाहर के लोग तो आसन और प्राणायाम को ही योग समझते हैं, जबकि आप सभी लोग योग के विद्यार्थी, आप लोग जानते होंगे योग में आसन या जो भी फिजिकल अभ्यास है, जो शारीरिक अभ्यास है, उसका 10 से 15% महत्व है। 15% के आसपास मानो उसका हिस्सा है। बाकी योग का जो 85% अभ्यास है वो मेंटल प्रैक्टिस है। हमने क्या किया, आसन को ही योग समझ लिया। और ये नहीं है कि इस टांग को इस कंधे में फंसा लो तो ये आसन है, ये भी आसन नहीं है। आप लोग जानते हैं महर्षि पतंजलि कहते हैं कि कोई भी शरीर का पोस्चर बनाइए, अंग विन्यास बनाइए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाइए और उस पोस्चर में आपको अच्छा लग रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है, तभी वो आसन है। और आसन से पहले की भी पात्रता है। आजकल क्या है, हर एक चीज की पात्रता है। लड़का इंटरमीडिएट पास कर लेता है, फिर ग्रेजुएशन में आता है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है। हम लोगों ने क्या किया कि आसन का इतना ज्यादा सरलीकरण कर दिया, इससे और ज्यादा देश दुनिया में कंफ्यूजन पैदा हो गया। ठीक है, इसलिए आसन करने से पहले शरीर की पात्रता होनी चाहिए विचारों के हिसाब से और शारीरिक ढंग से, तब आसन का आप परफॉर्म करोगे तो शरीर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। होता क्या है, आप सभी लोग, कुछ लोग सिखाते भी होंगे। पात्रता कहने मतलब छोटी छोटी मैं चीजें 2-3 बताता। जैसे आजकल क्या है कि आदमी विचार से एकदम गंदा चल रहा है, परेशान है, और फिर वो सुबह रोज आसन कर रहा है, उसको थोड़ी आसन फायदा करे, कतई नहीं करे। रात में पी लिया दारू और सुबह आसन कर रहा है,
तमाम लोग होंगे, उनको भी कुछ फायदा नहीं होना। खाली टांग इधर उधर करो, हाथ पैर इधर उधर करो, उसका उतना ही लाभ मिलेगा जितना एक्सरसाइज का लाभ मिलता है। आसन का लाभ जो योगिक मतांतर में जो वर्णित है वो लाभ फिर नहीं मिलने वाला। तो मैं छोटा छोटा सिस्टम वाइज बताता हूँ। जैसे आसनों का जो पेट पे प्रभाव डालने वाले जो आसन है, जैसे पवन मुक्त आसन हो गया, वज्रासन हो गया, भुजंगासन हो गया, धनुरासन हो गया, नौकासन हो गया, और भी ढेर सारे आसन। ये जितने भी आसन हैं, हम अच्छी डाइट के साथ, योगिक आहार के साथ इन सब का अभ्यास करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर बना रहेगा। वो इसलिए कि जो भी मैंने आसनों के नाम लिए, उनके अभ्यास से डाइजेशन से संबंधित जो फिजिकल फेस है, नर्वस फेस है और केमिकल फेस है, वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। तमाम तरह की इस पे रिसर्च है। इसके बाद हमने भोजन ले लिया, एसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ गया, फिर स्टमक के म्यूकस मेम्ब्रेन से जो गैस्ट्रिन हार्मोन्स निकलता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा आहार लेता है और योग का जीवन जीता है, उसके साथ साथ पेट पे प्रभाव डालने वाले आसनों का अभ्यास करता है, तो यदि उसके शरीर में गैस्ट्रिन हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो रहा है, जो खाने को पचाने में बहुत बड़ा रोल है, तो फिर बेहतर ढंग से गैस्ट्रिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगता है विदाउट मेडिसिन। उसके अलावा स्टमक में ही रेनिन, पेप्सिनोजेन, इस तरह की बहुत ही बड़े लेवल पे रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो जो लोग भी योग के नियम को अभ्यास में ला के आसनों का अभ्यास करते हैं, उनके अंदर स्टमक में होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं बेहतर ढंग से होती हैं। इसके बाद क्या होता है, स्टमक के अंदर एक क्रिया हो गई, फिर 4 ग्राम के आसपास खाना फिर छोटी आंतों के में जाता है। फिर छोटी आंतों के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। उसके 2 हिस्से होते हैं, सेगमेंटल और पेंडुलर मूवमेंट। तो जिनका ये जो नेचुरल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स वीक है, और मूवमेंट्स वीक हो जाए तो डाइजेशन बहुत ही बड़े लेवल खराब हो जाता है। तो इन आसनों के अभ्यास से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को बेहतर करने का ढेर सारी रिसर्चेज हुई हैं और ढेर सारे प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा छोटी आंतों के अंदर छोटी छोटी हजारों हजार की संख्या में विलाई होते हैं। उनका काम होता है कि जो भी चीजें आपने खाई है, पाचन के दौरान उसमें जो न्यूट्रिशन है, जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उसको पहचानता है और उसको सोख लेता है। फिर लैक्टियल के थ्रू ब्लड को दे देता है, जिससे शरीर को ताकत, एनर्जी, ऊर्जा जो भी आप कह लो मिलती है। तो जो लोग भी नियम का पालन करते हुए पेट पे प्रभाव डालने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं, उनके छोटी आंतों के अंदर विलाई की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, जिससे शरीर को प्रॉपर फिर पोषण मिलता रहता है। इसके अलावा उधर फिर बड़ी आंत में प्रोसेस शुरू होता है। बड़ी आंतों में क्या होता है कि वाटर, साल्ट और म्यूसिन से संबंधित क्रियाएं होती हैं। तो जो लोग बेहतर ढंग से पेट पे प्रभाव डालने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं, उनमें ये तीनों क्रियाएं अच्छी होती हैं। और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो स्टूल है, वो टाइम टू टाइम शरीर से बाहर निकल जाता है, और शरीर का गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्शन एकदम नॉर्मल बना रहता है। इससे डाइजेस्टिव हेल्थ बढ़िया बना रहता है, और विदाउट मेडिसिन। मेरा ये मानना है कि पूरे शरीर की इम्यूनिटी का जो आधार है, पूरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो आधार है, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। यदि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा या आपका या किसी का भी बेहतर है, तो आप समझो शरीर की 80% इम्यूनिटी आपने सिक्योर कर ली, सुरक्षित कर ली, बची तो 20%। इसलिए सुकरात बहुत ही महान दार्शनिक थे। उन्होंने कहा था, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसका पेट ठीक रहता है। आयुर्वेद भी कहता है कि 80% से ज्यादा बीमारियां पेट खराब होने से होता है। इसलिए आज के समय में 21st सेंचुरी के लिविंग में आदमी अपना पेट ठीक रखे, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर करे रहे, तो ढेर सारी बीमारियों से आदमी बच सकता है। इसके अलावा प्रॉपर योगासनों के अभ्यास से
मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। मसल्स के अंदर देखिए जो भी आसन है उसमें सांस लेने का नियम है, फिर रोकने का है, फिर छोड़ने का है। तो मस्कुलर सिस्टम में टाइम काफी होने लगा है, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। मस्कुलर सिस्टम में जो ग्लूकोज है, अच्छा आप आसन करते हो फिर ग्लाइकोजन में उसको चेंज होने में मदद मिलती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत आलस्य होता है, मसल्स में दर्द बना रहता है, कंसंट्रेशन बनता नहीं, भारी भारी शरीर रहता है, जानते हो उसमें क्या होता है? उनके शरीर में लैक्टिक एसिड अधिक है, और लैक्टिक एसिड खून में इसलिए ज्यादा हो जाता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, फिर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में प्रॉपर चेंज नहीं होगा या अगले फॉर्म में वो चेंज नहीं हो पाएगा, तो फिर लैक्टिक एसिड खून के अंदर बढ़ जाता है, जिससे आदमी आलस्य, प्रमाद और लेथार्जिक फील करता है। तो आसनों के अभ्यास से ढेर सारे रिसर्च हुए हैं कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बर्न होने में एक लंबा इसकी एक थ्योरी है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, जिससे क्या होता है कि ब्लड के अंदर या शरीर के अंदर ग्लूकोज की बर्निंग अच्छी हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाता है। इसलिए आप देखोगे ऋषि मुनि परंपरा के लोगों ने कहा कि आसन करने के बाद आपका शरीर हल्का महसूस करे, सुख की अनुभूति हो, तो फिर वही आसन है। तो इसमें भी जिनके शरीर में लैक्टिक एसिड ज्यादा होता है उनका शरीर भारी भारी रहता है, दर्द बना रहता है प्रोमिनेंट मसल्स में, तो प्रॉपर आसनों का अभ्यास करो तो लैक्टिक एसिड का रिमूवल होता है और फिर शरीर हल्का महसूस होता है। इसके अलावा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, बहुत ही बड़ी एनर्जी हार्ट के आसपास है, मगर और उसका काम भी यूनिक है, मगर जब हम अननेचुरल लाइफस्टाइल लीड करते हैं तो फिर ब्लड के अंदर तमाम तरह की टॉक्सिसिटी आ जाती है, यूरिन के अंदर तमाम तरह की टॉक्सिसिटी आ जाती है, और फिर किसी कालखंड में धीरे धीरे वो हमारे शरीर में इलिमिनेट होने लगता है, एक्युमुलेट होने लगता है। जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल का एग्जाम्पल 21st सेंचुरी के लिविंग में बहुत बड़ा है। तो एक निश्चित उम्र के अंदर से ही हम आसनों का अभ्यास करने के आदी बने तो फिर जो बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है वो शरीर में डिपॉजिट होने के कम से कम चांस बनेंगे। आसनों के अभ्यास से या जो भी योगिक सूक्ष्म व्यायाम है उनके अभ्यास से ज्वाइंट का हेल्थ बेहतर बना रहता है, चाहे वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स हो, फाइब्रस ज्वाइंट्स हो, या किसी भी तरह की ज्वाइंट्स हो, कूल्हे का जोड़ हो, नी ज्वाइंट्स हो, हिप ज्वाइंट्स हो, शोल्डर ज्वाइंट्स हो, एंकल ज्वाइंट्स हो, एल्बो ज्वाइंट्स हो, आसनों के अभ्यास से उनको प्रॉपर ढंग से मसाज मिलती है, और फिर ज्वाइंट्स के अंदर यूरिक तमाम तरह की योग में रिसर्च है आसनों के अभ्यास के रेफरेंस में, वहां पे फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं, जिससे आजकल की जो प्रमुख समस्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस, यदि हम बॉडी को एक मूवमेंट में रखें तो फिर इन सब समस्याओं से बहुत ही बड़े लेवल पे बच सकते हैं। आसनों से एक तरह से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के लेवल पे एक गति पैदा होती है, एक प्रवाह पैदा होता है। अब मोटा मोटा समझो उस प्रवाह का भी असर ये होता है कि तमाम शरीर में जो विजातीय तत्व हैं उनको बाहर निकालने में मदद मिलती है। मैं एक आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक गड्ढे में पानी है और गड्ढे में यदि कोई गति नहीं है, प्रवाह नहीं है उस पानी में, तो आप देखो 2-3 महीने बाद वो सड़ जाएगा, और उस गड्ढे के बगल में मिश्रा जी खड़े हों तो बदबू आएगी, हम भी खड़े तो बदबू आएगी, खड़े नहीं हो पाएंगे, पानी का रंग काला पड़ जाएगा। और झरने का पानी हमेशा स्वच्छ और निर्मल बना रहता है, वो इसलिए कि झरने के पानी में मूवमेंट है, गति है, इसलिए हमेशा वो स्वच्छ और निर्मल बना रहता है। और जो गड्ढे वाला पानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई प्रवाह नहीं है, कोई गति नहीं है, इसलिए वो सड़ जाता है, बदबू भी। उसी तरह से शरीर में है, शरीर में यदि हम मूवमेंट नहीं करते हैं, ब्लड के अंदर प्रवाह नहीं लाते हैं, तो फिर ब्लड के जिस तरह से गड्ढे का पानी सड़ गया उसी तरह से ब्लड और यूरिन के अंदर तमाम तरह की टॉक्सिसिटी आ जाती है, तमाम तरह की विषाक्तता हो जाती है। और ब्लड के अंदर विषाक्तता आ जाए
या रोग पैदा करने वाले कारक पैदा हो जाए तो आप समझो ब्लड तो शरीर के हर एक ऑर्गन्स में जाता है ना, इवन सेल और कैपिलरीज तक में जाता है, छोटी इकाई। तो जहां जहां तक टॉक्सिसिटी गई वहां तक उसने प्रभावित कर दिया ना, जैसे गड्ढे में हो गया, उसे शरीर में फिर सड़न, इन्फेक्शन और फलाना ढिकाना होने लगे। तो आसन एक ऐसा अभ्यास है, मगर ये है कि आसन करिए फिर उसके नियमों का पालन करिए। आसन से पहले के नियम, आसन के दौरान नियम और आसन कर लेने के बाद के नियम, उनका अभ्यास करें तो शरीर में एक रिद्म पैदा होता है, एक गति पैदा होती है, जिसके आधार पर फिर शरीर के अंदर यदि रोग पैदा करने वाले, जैसे गड्ढे वाला उदाहरण आप समझो, यदि वो एलिमेंट्स पैदा हो रहे हैं तो शरीर से वो बाहर निकला। और भी ढेर सारी चीजें कहने के लिए हैं, मगर मैं यहीं रुकता हूँ, कभी और जब समय आएगा तो देखा जाएगा। अगला प्राणायाम वाला मैंने टॉपिक रखा था। प्राणायाम क्या है ये मुझे नहीं बताना, आप, मैं समझता हूँ सभी लोग जानते होंगे। देखिए यहाँ जो बाहर वायुमंडल में जो हवा है, एक उसका अलग मैटर है, हमने उसको श्वास से अंदर ले लिया, तो फिर उसका एक अलग महत्व और उसका एक अलग दायरा हो गया। वो जीवन को चलाने का माध्यम एक बन गया, चेतना को प्रवाहित करने का एक माध्यम बन गया, लाइफ को या लाइफ में जीवंतता बनाए रखने का एक माध्यम बन गया। तो जितने भी तरह के प्राणायाम हैं वो हमारे फेफड़े के ब्रोंकस, एल्वेओलाई, एयर सैक, इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स, प्लूरल मसल्स, यदि आप प्राणायामों का उनके नियमों के साथ अभ्यास करते हैं, चाहे वो सूदिंग इफेक्ट्स वाले प्राणायाम हो, चाहे हीटिंग इफेक्ट्स वाले प्राणायाम हो, सबका फेफड़े पे और फेफड़े के साथ साथ शरीर के और भी ऑर्गन्स पे उसका बहुत ही ज्यादा बेहतर परिणाम पड़ता है। मगर यहाँ मैं कुछ चीजें जोड़ दूं आपके सामने। आजकल होता क्या है कि हम ये कहते हैं कि योग का अभ्यास व्यक्तिगत है मगर लाभ सार्वजनिक है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे घेरंड संहिता के जो प्राणायाम है या योग के जो योग साहित्य के जो प्राणायाम, ढेर सारे ऐसे प्राणायाम है, कुछ ऐसे प्राणायाम है जो कफ को बढ़ाते हैं। इसलिए हमेशा जो योग का जो अभ्यास है हमेशा किसी विशेषज्ञ की सलाह पे करिए। जैसे मान लो कोई हमारे पास आया आदमी, वो कफ प्रकृति का है, मैं जानकारी के अभाव में मैंने वो सारे उसको प्राणायाम कराना शुरू किया जो कफ बढ़ाते हैं, तब तो और बीमार हो जाएगा ना। तो ये जो अवधारणा है इसको आप लोग अपने विद्यार्थियों के बीच में मिलाइए, लोगों को ट्रेंड करिए कि फला फला प्राणायाम ये चीज बढ़ाते हैं, फला फला ये कम करते हैं। कुछ प्राणायाम है जो पित्त प्रकृति को बढ़ाते हैं, कफ को बढ़ाते हैं, और संयोग से हम वही सारे प्राणायाम कर दें कफ प्रकृति वाला व्यक्ति और कफ प्रकृति बढ़ाने का प्राणायाम करा दें तो फिर उसको नुकसान होगा। दूसरा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अब पूरे फेफड़े को खाली कर दीजिए, तमाम किताबों में लिखा है, हो सकता है आप लोग नए बोलते हो चाहे इस तरह ना कराते हैं, और नहीं कराते हैं तो ठीक है। देखिए कभी भी फेफड़ा खाली नहीं होता। फेफड़ा खाली होने का मतलब हवा निकाल दें, हवा निकल गया तो प्राण निकल जाएगा। देखिए फेफड़े के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एयर है, रेजिडुअल है और टाइडल एयर है, उसका हमेशा बैलेंस बना रहता है। कुछ जो हवा है जो फेफड़े से बाहर नहीं निकलती, उसका अपना एक वैज्ञानिक कारण है। इसलिए इस तरह का अभ्यास कराने और करने की जरूरत है जिससे जो कुदरती शरीर का जो ढांचा है वो बेहतर बना रहे। और शरीर में यदि ऑक्सीजन कम है तो आप समझो आपका खाना अच्छे ढंग से पचेगा नहीं, मांसपेशियां अच्छे ढंग से काम नहीं करेंगी, हार्ट अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगा, ब्रेन अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगा, स्किन अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगा, किडनी अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए देखिए ऋषि मुनि परंपरा के लोग विचारों के दृष्टिकोण से कितने श्रेष्ठ थे। विदाउट मेडिसिन किस तरह से शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन की संपूर्ति होती रहे, प्राणायाम एक साधन बना दिया। तो आज के लिए बस इसमें इतना ही रखते हैं, देखा जाएगा। अगला मैंने षटकर्म बताया था। षटकर्म शारीरिक शुद्धि का बहुत ही स्वाभाविक
और प्राकृतिक साधन है, मगर षटकर्म भी हम ये कहते हैं कि आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार षटकर्मों का अभ्यास करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने कोरोना टाइम में देखा था, सुबह भी जल लेती, शाम को भी जल लेते। ऐसा ना करें। शरीर को जब जरूरत है तो जरूर करें, मगर अपनी क्षमता को एक बार देख लें। और भी जो 4-5 तरह के प्राणायाम है, यदि आपकी शारीरिक क्षमता है तो वो सब चीजों को करने की जरूरत है, अन्यथा ये एक तरह का साधनात्मक विषय है। तो यदि शारीरिक धारिता हमारे अंदर है इन सब अभ्यासों के लिए तो हम जरूर करें, नहीं है तो धीरे धीरे उसकी पात्रता डेवलप करें और फिर ये अभ्यास करें। तो शरीर की शुद्धि का सबसे कोई सर्वोत्तम साधन है तो योग के जो षटकर्म है। और देखिए, योग ये मानता है कि रोग का इलाज नहीं होता। यदि योग को चिकित्सा के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो योग की अवधारणा यह है कि रोग का इलाज नहीं किया जाता है, रोगी का इलाज किया जाता है। इस मतलब इस शरीर को शोधित किया जाता है मानसिक ढंग से और शारीरिक ढंग से, और उसका जो साधन है वो षटकर्म बेहतर साधन है। मगर षटकर्म से पहले भी तमाम तरह के कर्म करने हैं। ये नहीं कि हम षटकर्म भी कर लिए तो हमारा शरीर शोधित हो जाए। हर चीज की एक अपनी क्वालिफिकेशन है, उसको अपनाएंगे तो इसका अच्छा शरीर पे फिर प्रभाव पड़ता है। अगला बंद वाला है, इस बंद का भी शारीरिक और मानसिक बेहतर शरीर पे प्रभाव पड़ता है। फिर अगला मैंने दिया था मेडिटेशन। ध्यान एक ऐसा सर्वोत्तम साधन है जिससे हम अपने मेंटल फैकल्टी को बेहतर कर सकते हैं। आज के 20 मैं ध्यान के गहनतम अर्थों में नहीं जाता हूँ, छोटी छोटी चीजें बताता हूँ जल्दी से। आज की 21st सेंचुरी की लिविंग की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि आदमी स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, हाई बीपी में, डायबिटीज में, ओबेसिटी में, फला फला बीमारियों के साथ जीवन को लीड कर रहा है। उसमें मानसिक स्तर की जो गिरावट है वो प्रमुख है। तो ध्यान के अभ्यास से, देखिए मेडिटेशन और ध्यान दोनों अलग अलग है, कभी इस पे चर्चा होगी। लोग समझते हैं मेडिटेशन मतलब ध्यान और ध्यान मतलब मेडिटेशन। और मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों से लड़ाई ना करिएगा। कहीं मेडिटेशन की इंग्लिश लिखने को आती है तो ध्यान मतलब ध्यान की इंग्लिश लिखने आती है तो मेडिटेशन लिखो, और मेडिटेशन का हिंदी रूपांतरण लिखना तो ध्यान लिखो। और कभी एक इस पे दूसरा जब लेक्चर रखना तो मैं बताऊंगा इस दोनों शब्दों के अर्थ क्या है और कितना एक दूसरे से अलग है और इनका अभ्यास किस तरह का है। तो ध्यान यदि किसी का लगता है तो आप समझो जीवन के रूपांतरण का विषय शुरू हो गया। और साइंस के हिसाब से हम बात करें तो फिर उसके जीवन में आनंद की अनुभूति आने लगी। आनंद की अनुभूति आने लगी तो और उसको मैं वैज्ञानिक कर दूं तो शरीर में, ब्लड में जो हैप्पी हार्मोन्स है उनका प्रतिशत बढ़ने लगा। जैसे कार्टिसोन, डोपामाइन, 2 एग्जाम्पल दिया, ऐसे तमाम तरह के ये हार्मोन शरीर में इनका प्रतिशत बेहतर हो जाए तो आप समझो आपके जीवन में हेल्थ, हार्मोनी और हैप्पीनेस ये आने लगेगी। दूसरी तरफ तमाम तरह के रिसर्च ये कहते हैं कि जिनके शरीर में एंगर हार्मोन्स का प्रतिशत अधिक है, ब्लड में एंगर हार्मोन्स के प्रतिशत अधिक है, वो लोग ध्यान का अभ्यास करें तो जो एंगर हार्मोन्स में जो कार्टिसोन है या एड्रेनलिन है उसका प्रतिशत कम किया जा सकता है। तो सफल, सुखी और सक्षम जीवन का जो आधार है वो मन की शांति है, दूसरे शब्दों में मानसिक स्वास्थ्य है। तो इस तरह से ध्यान के माध्यम से ये वैज्ञानिक तथ्यों को भी अपना सकते हैं। ब्रेन वेव्स जो अल्फा, थीटा, डेल्टा, बीटा, ये सब जो ब्रेन वेव्स हैं इस पे भी ढेर सारी रिसर्च हो चुकी है। उसकी भी फ्रीक्वेंसी को हम स्वाभाविक कर सकते हैं और आध्यात्मिक ढंग से अपने आप को उन्नतशील बना सकते हैं। इस तरह से एक छोटा सा मैंने ध्यान का अभ्यास के आपको बारे में बताया। अगला था, चूंकि समय ज्यादा है इसमें छोटा छोटा बता के आगे बढ़ रहा हूँ, यौगिक डाइट के बारे में। यहाँ पे यौगिक डाइट जो हम लोग पीजी के क्लास में पढ़ाते हैं, यौगिक डाइट, वो यौगिक डाइट एक्चुअली योग की नहीं है। जो हम लोग बताते हैं यौगिक डाइट
राजसिक, तामसिक और सात्विक बेसिकली उपनिषद का है। तो यहाँ पे योग के अभ्यासियों के लिए सात्विक आहार की अनिवार्यता है और सात्विक आहार के अभ्यास कर लेने के बाद ही फिर योग के आसनों, प्राणायामों, ध्यान, मेडिटेशन या जो भी सारी चीजें हैं उसका फिर अभ्यास करना चाहिए। कहा जाता है कि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, जैसा पानी पिएंगे वैसा वाणी होगी। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी चीजें हम खा पी रहे हैं वो हमारे जीवन को बड़े लेवल पे प्रभावित कर रहा है। इसलिए भोजन का जो अंदाज होना चाहिए वो सधा हुआ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला भोजन करना चाहिए। मोटा-मोटा ये है कि सात्विक आहार लेना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने करीब-करीब 13-14 पॉइंट के साथ-साथ इसका मैं निष्कर्ष ये बता दूं कि जीवन में होलिस्टिक हेल्थ को लीड करने के लिए आवश्यक है कि हम अपना आचार, विचार और व्यवहार अच्छा रखें। साथ ही साथ योग की जो शारीरिक अभ्यास है, जिसमें आसन, प्राणायाम, बंध, षटकर्म आता है, उसका अपने सुंदर जीवन को और सुंदर बनाने के लिए अभ्यास करें। अपने जीवन के मानसिक स्तर को विकसित करने के लिए जो मेडिटेटिव अभ्यास हैं, उनका अब हम अभ्यास करें। सामाजिक ढंग से अपने आप को विकसित करने के लिए, उन्नतशील बनाने के लिए जो योग का जो सोशल कंडक्ट है उसका अभ्यास करें और स्पिरिचुअली हेल्दी होने के लिए जो योग का जो समाधि का कॉन्सेप्ट है या जो ध्यान का कॉन्सेप्ट है उसका हम निरंतर अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार चीजों का अभ्यास करें। तो फिर जीवन में समग्र स्वास्थ्य की या टोटल हेल्थ की या होलिस्टिक हेल्थ की या जो हेल्दी लिविंग की या होलिस्टिक लिविंग की जो कॉन्सेप्ट है हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। और निष्कर्ष के रूप में मैं कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति के जीवन में होलिस्टिक हेल्थ का अप्रोच है, समझिए वो आदमी संपूर्ण मानव निर्माण की दिशा में है और संपूर्ण मानव निर्माण की दिशा में है तो आप समझिए आप योग की दिशा में है। एक बार पुनः मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं एक बार पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं करीब 20 मिनट लेट से आपसे जुड़ा और कभी और अवसर होगा तो तमाम नई चीजें पुराने क्लेवर के साथ, योग के ट्रेडिशन के साथ जोड़ के योग में तमाम जो नई चीजें हैं विज्ञान के साथ उस पे मैं आगे मेरी इच्छा है कि मैं चर्चा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार गुरुदेव, आपकी उपस्थिति मुझे लगता है हम सभी को बांधे रखी रही और जैसी ओजस्विता आपकी वाणी में है वो आपके कार्यों में भी दिखती है। निसंदेह आप एचओडी लखनऊ है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के तो केंद्र में है सर आप, और हम सभी इससे बड़े गौरवान्वित होते हैं कि हमारे जो पूर्वज जब कालांतर में कहे जाएंगे तो हमें बड़ा गौरव होगा कि हम लोग आपसे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे संबंधित रहे हैं। इस समय जो भी लोग भारत के अन्य हिस्सों से जुड़े हुए हैं मैं उनसे ये भी बता दूं कि सर लखनऊ विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वहां पे उपस्थित है और आप योग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। सर बहुत अच्छा लगा, आपकी उपस्थिति जो है वो हमें कालांतर तक गौरवान्वित करती रही और आगे भी गौरवान्वित करती रहेगी। बहुत बहुत आभार सर। अगला लेक्चर में जल्दी आपसे अनुरोध करके फिर मैं भविष्य में एक बार पुनः आपको आमंत्रित करूंगा सर। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा हमको अभी। ठीक ठीक है है, सर, डन सर, डन सर, डन ठीक है, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्ते।